अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा चैप्टर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जिसका लेक्चर नंबर है 7 और जिसमें आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो अगर आपने जिगलर-नाटा कैटलिस्ट को बेहतर तरीके से समझना है तो इससे पहले आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन और उसके मैकेनिज्म को डिटेल के साथ जरूर स्टडी करना चाहिए ताकि आपको जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की बेहतर तौर पे समझ आ सके। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का एक खास किस्म का फीचर है कि हम अपनी मर्जी का सॉल्वेंट और कैटलिस्ट इस्तेमाल करके स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स बना सकते हैं। स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स की मतलब ये था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्टिक पॉलीमर्स लाइक सिंडियोटैक्टिक, एटैक्टिक एंड आइसोटैक्टिक। अब यहाँ पर जिगलर-नाटा कैटलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल है जिसका जवाब बहुत जरूरी है और वो सवाल ये है कि व्हाई there is a need for such catalysts। कि हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट और सॉल्वेंट बनाए और कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने डिफरेंट स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स बनाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें आखिर क्या जरूरत है कि इस तरह के कैटलिस्ट बनाएं और उन कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए हम स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स बनाएं। तो इस सवाल के जवाब में सिर्फ मैं दो पॉलीमर्स जो है वो जो सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हमने आगे जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के थ्रू भी सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर बनाना है। तो मेरे पास एक एग्जांपल है सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर की। पहले है जी प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन, ठीक है। ये एक पॉलीमर है और सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर है जो जिगलर और नाटा कैटलिस्ट में आगे हम फर्दर बनाएंगे। अब सवाल ये था कि हमें ऐसे कैटलिस्ट बनाने की क्या जरूरत थी और उन कैटलिस्ट को इस्तेमाल करके ये वाले पॉलीमर्स बनाने की क्या जरूरत थी। इनका सिंपल सा जवाब ये है कि ये जो पॉलीमर्स हम बनाते हैं स्टीरियो रेगुलर, इनकी इस्तेमालात बहुत ज्यादा हैं, इनकी खूबियां बहुत ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीमर है तो इसका अगर हम इस्तेमालात की बात करें, इट इज यूज्ड इन कार बैटरीज, उसके बाद बम्पर्स एंड इंटरनल एलिमेंट्स। तो ये कार बैटरीज आपने ये देखा होगा कि जो हमारे पास कार बैटरीज का व्हाइट कलर का होल होता है बाहर वाला, वो जो है वो इस पॉलीमर का बना होता है पॉलीप्रोपाइलीन। इसके अलावा कार के बम्पर्स जो हैं, उसके अलावा इंटरनल एलिमेंट्स जो प्लास्टिक मेड होते हैं, बेशक कार्स के या डिफरेंट व्हीकल्स के, तो वो सब तमाम चीजें किसकी बनी होती हैं, पॉलीप्रोपाइलीन की। इसके अलावा इसको हम पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये जो है हार्ड और फ्लेक्सिबल होता है। हार्ड और फ्लेक्सिबल नेचर रखने की वजह से आप देख सकते हैं कार बैटरीज हो जाए या बैटरीज घरेलू इस्तेमालात में या फिर जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें बम्पर्स हो गए या दूसरे पैकेजिंग मटेरियल्स हो गए, तो इस हार्ड और फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से हम इसके इस्तेमालात प्रोपाइलीन के कितने ज्यादा हैं। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट जो है वो इसी पॉलीप्रोपाइलीन या डिफरेंट इसी तरह के पॉलीमर जो सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स हैं वो बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इस सवाल का जवाब के लिए ये काफी है कि इनकी इस्तेमालात की वजह से, वाइड रेंज ऑफ यूजेज की वजह से हम इस तरह के कैटलिस्ट इजाद करते हैं कि हम कमर्शियल स्केल पे ऐसे पॉलीमर्स बना सकें जो हमारे लिए लो कॉस्ट पे फायदेमंद हो। सिमिलरली हमारे पास एक और पॉलीमर है पॉलीस्टाइरीन। ये भी एक ऐसा सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर है जो हमारा जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के थ्रू तैयार होता है। अब अगर इसके फीचर्स की या यूजेज की बात करें, इट इज यूज्ड एज अ डिस्पोजेबल मटेरियल। डिस्पोजेबल मटेरियल का दूसरा नाम क्या है जी, सिंगल यूज। यानी आप जानते हैं शादी ब्याह वगैरह में या दूसरे डिफरेंट फंक्शंस पे बिरयानी के डब्बे जो होते हैं या ग्लास बने होते हैं डिस्पोजेबल मटेरियल के, तो ऐसा मटेरियल होता है सिंगल यूज। सिंगल यूज का मतलब ये है कि आप इस मटेरियल को एक बार इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद थ्रो कर देते हैं ट्रैश या गार्बेज में। तो पॉलीस्टाइरीन जो पॉलीमर है जो हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के थ्रू बनाते हैं, ये डिस्पोजेबल मटेरियल या के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये सीडी कवर्स बनाने में इस्तेमाल होता है।
यानी वो जो हमारे पास डीवीडी के लिए सीडीज होती हैं उनका जो एक प्लास्टिक का कवर होता है स्क्वायर शेप में, वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नंबर प्लेट्स, ठीक है, हमारी कार्स हो गई या मोटरसाइकिल्स हो गई, उनकी नंबर प्लेट्स बनाने में जो हार्ड किस्म की प्लास्टिक इस्तेमाल होती है वो भी क्या होती है, पॉलीस्टाइरीन। तो आप देख सकते हैं इतने वाइड रेंज ऑफ इस्तेमालात की वजह से इसी को बुनियाद बनाते हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने, खाली जिगलर नाटा ने नहीं, काफी और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट इजाद किए जिससे हम स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स बनाते हैं। और वो स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, हमारे घरेलू इस्तेमालात में या हमारी लाइफ के अंदर कितना अहम किरदार अदा करते हैं। तो यह जरूरत थी कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कैटलिस्ट बनाए। अब हम देखते हैं कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है और ये किस तरीके से पॉलीस्टाइरीन को जो है वो फॉर्मेशन करता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1950s में कार्ल जिगलर एंड गिलियो नाटा, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्पेशल टाइप का जो है कैटलिस्ट इजाद किया जिसे हम क्या कहते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। दे डेवलप्ड a special type of catalyst consisting of two parts, तो कार्ल जिगलर एंड गिलियो नाटा ने जो हमारे पास पॉलीमर इजाद किया था उसके दो पार्ट्स थे। यानी पहला पार्ट जो था उसका, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट, और जो हमारे पास दूसरा पार्ट था उसे हम कहते हैं को कैटलिस्ट। यानी ये देखा जाए तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड। तो पहला कंपाउंड जो है उन्होंने कैटलिस्ट का नाम दिया और दूसरे कंपाउंड को उन्होंने को कैटलिस्ट का नाम दिया। अब कैटलिस्ट क्या था, कैटलिस्ट में थे जी हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 4 to 8 एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग ट्रांजिशन वैलेंस। कि ये जो कैटलिस्ट पोर्शन उन्होंने बनाया था अपने कैटलिस्ट में, उसमें जो ये वाला पोर्शन था वो ग्रुप 4 टू लेकर 8 एलिमेंट्स के हैलाइड्स पर मुश्तमिल था, यानी हैलोजन डेरिवेटिव्स पर। और खास बात ये थी कि उनके अंदर ट्रांजिशन बैलेंस था, मतलब उनके जो डी ऑर्बिटल्स थे वो फिलिंग के प्रोसेस में थे, इनकम्प्लीट थे। सिमिलरली अब जो दूसरा उन्होंने को कैटलिस्ट पोर्शन था, इट वाज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनके अंदर अल्काइल्स आ जाते हैं, एराइल आ जाते हैं, ऑफ ग्रुप 1 to 4 एलिमेंट्स। ठीक हो गई बात कि को-कैटलिस्ट पोर्शन जो था वो ग्रुप 1 to 4 एलिमेंट्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के ऊपर मुश्तमिल था। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन वाले लेक्चर में दे चुका हूं। तो ये उन्होंने डिफरेंट कैटलिस्ट दो पोर्शन बनाए अपने कैटलिस्ट के। अब उन्होंने हजारों की तादाद में सैकड़ों ऐसे कैटलिस्ट और को-कैटलिस्ट जो है कॉम्बिनेशन बनाए, लेकिन वो कॉम्बिनेशन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ वो कॉम्बिनेशन था जी टाइटेनियम क्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। यानी इस कॉम्बिनेशन में जो कैटलिस्ट पोर्शन था वो टाइटेनियम क्लोराइड का था, जिसमें TiCl4 या फिर TiCl3 आ जाते हैं, और जो को कैटलिस्ट पोर्शन था वो था ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम, यानी ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम या फिर डाईइथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो या तो TiCl4 और ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन, और या फिर TiCl3 और डाईइथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका कॉम्बिनेशन। तो डिफरेंट कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट जो है इजाद किए गए कॉम्बिनेशन, लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन था
टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम का ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और बहुत ज़्यादा जो हमारे पास पॉलीमर्स हैं उनकी फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जी कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या है और किसने इजाद किया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि किस तरह जिगलर-नाटा कैटलिस्ट एक पॉलीमर को बनाता है। तो चलते हैं जी जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के मैकेनिज्म की तरफ, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास है जी वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए वो कहता है कि जो हमारे पास कैटलिस्ट वाला पोर्शन था यानी टाइटेनियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होता है। टाइटेनियम क्लोराइड ये जी हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होता है और क्रिस्टल के अंदर इन क्रिस्टल इट इज कोऑर्डिनेटेड टू 6 क्लोरीन एटम्स कि हमारे पास ये जो टाइटेनियम क्लोराइड है ये क्रिस्टल लेटिस के तौर पे मौजूद होता है और जो क्रिस्टल के अंदर ये 6 क्लोरीन एटम्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। तो हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, टाइटेनियम और उसके साथ 6 क्लोरीन एटम्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। लेकिन क्रिस्टल की सरफेस पे एट क्रिस्टल सरफेस क्रिस्टल की सरफेस पे ये कोऑर्डिनेटेड होता है 5 क्लोरीन एटम्स के साथ, प्लस इसमें एक वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। यानी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर तो वो कुछ इस तरीके से होगा, टाइटेनियम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्लोरीन 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 और यहाँ पे हमारे पास जो है एक क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये चीज बड़ी काबिल गौर है और ये जो वैकेंट डी ऑर्बिटल की मौजूदगी है यही हमारे पास जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की जो आगे फर्दर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उसमें अपना किरदार अदा करेगी। तो टाइटेनियम क्लोराइड जो हमारे पास कैटलिस्ट पोर्शन था ये क्रिस्टल के अंदर तो 6 क्लोरीन एटम्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है, लेकिन क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर ये 5 क्लोरीन एटम्स के साथ कोऑर्डिनेटेड होगा और इसके बाद एक वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो मौजूद होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से ये कैटलिस्ट के जो है मोनोमर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे करता है। तो इसमें जो पहला हमारे पास स्टेप है वो है जी केमी एब्जॉर्प्शन ऑफ co-catalyst ऑन कैटलिस्ट सरफेस, ठीक है। अब वो क्या तो जब हम कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट पोर्शन को मिक्स करते हैं तो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जो कैटलिस्ट है, को कैटलिस्ट पोर्शन है, वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और वो एक खास किस्म की एब्जॉर्प्शन दिखाता है जिसे हम क्या कहते हैं, केमी एब्जॉर्प्शन। यानी केमी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विच रिएक्शन बिटवीन द सरफेस एंड एब्जॉर्बेंट टेक प्लेस एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। यानी एक स्पेशल टाइप की जो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है जिसके अंदर एब्जॉर्बेंट यानी जिसने एब्जॉर्ब होना है, जिस सरफेस के ऊपर उसने एब्जॉर्ब होना है, उस सरफेस और एब्जॉर्बेंट के दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होता है और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब हम को कैटलिस्ट कौन सा था हमारे पास, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, उसको हम जब कैटलिस्ट की सरफेस, कैटलिस्ट कौन है, टाइटेनियम क्लोराइड, यानी जब उसकी सरफेस पे हम उसको मिक्स करेंगे तो ये को कैटलिस्ट जो है इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा और वहां पर एक आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म होगा, वहां पर एक आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म होगा। तो चलिए हम इसको अब डायग्राम से समझते हैं ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो। तो मेरे पास ये जो है कैटलिस्ट टाइटेनियम क्लोराइड वो कुछ इस तरीके से है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन
क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पर हमारे पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है, और ये कौन सा पोर्शन था हमारा, कैटालिस्ट वाला। ठीक होगी बात। नेक्स्ट चीज, दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी, को कैटालिस्ट, वो क्या था, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, ये ईटी एल्यूमिनियम, ईटी एंड ईटी, क्लियर होगी बात। ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है इसका, को कैटालिस्ट वाला। अब वो कहता है कि जब हम इस को कैटालिस्ट और कैटालिस्ट को मिक्स करते हैं तो वो को कैटालिस्ट इसकी सरफेस के ऊपर केमी अब्सॉर्ब होता है और एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन देता है। कैसे कि अगर मैं इन दोनों बॉन्ड्स की पोलैरिटी को बयान करूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.55, इसके मुकाबले में टाइटेनियम की है 1.61, तो जिसकी वजह से ये क्लोरीन इन शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं और टाइटेनियम के ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं इस एल्यूमिनियम और कार्बन के बॉन्ड की बात करूं तो इसमें क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55 और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.41, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पार्शियल और एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब रिजल्टेंटली क्या होता है कि ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है इथाइल ग्रुप, ये इस वैकेंट डी ऑर्बिटल की तरफ जो है अट्रैक्शन शो करता है, यानी ये टाइटेनियम के साथ इस वैकेंट डी ऑर्बिटल के थ्रू एक नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। एट द सेम टाइम ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज जो क्लोरीन है, ये इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम के साथ एक नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, टाइटेनियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एट द सेम टाइम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा थी, उसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड एल्यूमिनियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम और क्लोरीन के दरमियान एक नया बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो इथाइल कार्बन और इस टाइटेनियम के दरमियान एक नया बॉन्ड बनेगा। जब ये नए बॉन्ड बनना स्टार्ट होंगे तो ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम और इथाइल का बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और सिमिलरली क्लोरीन और टाइटेनियम का बॉन्ड ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई है, कैटालिस्ट और को कैटालिस्ट का कॉम्प्लेक्स बन गया है। रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगे कि ये टाइटेनियम, क्लोरीन, अब यहाँ पर जो है टाइटेनियम के साथ इथाइल का बॉन्ड बन चुका है, इथाइल ग्रुप अटैच हो चुका है एक नए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, अब ये बाकी इसके 3 क्लोरीन एटम, और क्योंकि यहां से क्लोरीन इस पेयर को लेके गया है तो यहां पर हमारे पास एक नया वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा है एल्यूमिनियम, इथाइल, इथाइल, और क्योंकि ये बॉन्ड टूट चुका है और इस एल्यूमिनियम ने इस क्लोरीन के साथ नया बॉन्ड बनाया है तो ये हमारे पास ये है। तो अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म होगा, जिसमें क्या हुआ कि इथाइल ग्रुप जो है वो टाइटेनियम के साथ आके अटैच हुआ और ये क्लोरीन जो है वो जाके एल्यूमिनियम के साथ, तो क्लोरीन और इथाइल का क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज होने के नतीजे में हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो कंपाउंड बना है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और मेटल का एक बॉन्ड मौजूद है एंड कार्बन इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट जो हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट क्या होता है, जिसमें कार्बन और टाइटेनियम मेटल के दरमियान एक बॉन्ड होता है और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट होता है। तो अब ये जो हमारे पास बना है, इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट एंड इट इज अ एक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, एक्टिव कैटलिस्ट। अब ये हमारा इनिशिएशन का जो प्रोसेस था वो क्या हो गया है, कंप्लीट। क्या हुआ उसमें, हमने क्या किया, को कैटलिस्ट और कैटलिस्ट पोर्शन को मिक्स किया जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के थे। मिक्स करने के बाद हमारे पास जो को कैटलिस्ट था वो इस कैटलिस्ट की सरफेस पे केमी अब्सॉर्ब हुआ और उसने डिफरेंट जो है केमिकल रिएक्शन के थ्रू नए बॉन्ड बनाए। बॉन्ड बनने के नतीजे में हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट जो एक्टिव कैटलिस्ट है वो जनरेट हो गया है। दूसरा स्टेप है जी प्रोपगेशन का। अब इसकी तरफ मूव करने से पहले मैं एक दो बातें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता चलूं कि ये जितने भी मैकेनिज्म्स थे, डिफरेंट साइंटिस्ट ने जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के डिफरेंट जो है हमारे पास मैकेनिज्म जो है उन्होंने दिए, और ये जितने भी हमें मैकेनिज्म उन्होंने दिए ये सब सपोज्ड मैकेनिज्म थे कि कोई भी ऑथेंटिक मैकेनिज्म नहीं था, ये सब ने सपोज करके दिया था। और जो जिसमें से दो मैकेनिज्म जो थे, एक था बाइमेटेलिक
बाइमेटेलिक मैकेनिज्म ऑफ नाटा, और दूसरा था जी मोनोमेटेलिक मैकेनिज्म ऑफ कोजी। ठीक है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जिगलर नाटा कैटलिस्ट के डिफरेंट मैकेनिज्म दिए, लेकिन जिसमें ज्यादा फेमस जो हुए वो बायोमेटेलिक मैकेनिज्म ऑफ नाटा था और मोनोमेटेलिक मैकेनिज्म ऑफ कोजी था। अब इन दोनों में से भी ये जो कोजी का मैकेनिज्म था इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया, इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया। और हम जो अभी हमने मैकेनिज्म स्टार्ट किया हुआ है, यानी जो इनिशिएशन पढ़ी है वो हमने ये कोजी की मोनोमेटेलिक मैकेनिज्म ही पढ़ रहे हैं। तो इनिशिएशन वाला जो था उसमें हमने क्या किया, को कैटलिस्ट और कैटलिस्ट को मिक्स करके हमने एक ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट और जनरेट किया। अब जनरेट करने के बाद प्रोपगेशन में क्या होगा कि हमारे पास ये जी टाइटेनियम है, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल जनरेट हुआ, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम्स जो है वो जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास एक एक्टिव कैटलिस्ट है, और जिसमें ये जो इथाइल और टाइटेनियम का बॉन्ड है ये एक एक्टिव बॉन्ड के तौर पे, ये एक्टिव सेंटर के तौर पे काम करेगा, जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में समझाया था। अब हमारे पास ये मोनोमर है CH2 प्रोपाइलीन। मैंने आपको शुरू में बताया कि हम जो है पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीमर को जो है वो स्टार्ट जो है मैंने आपको आगाज में बताया था कि हम जो है पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीमर को बनाएंगे इस जिगलर नाटा कैटलिस्ट के थ्रू। तो अभी हमारे पास जो है मोनोमर है, तो मैंने आपको आगाज में बताया था कि हम इस जिगलर नाटा कैटलिस्ट के थ्रू पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीमर को बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो है प्रोपाइलीन मोनोमर है, इसके पास ये जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल की तरफ ये पाई बॉन्ड जो है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है किस तरीके से कि ये टाइटेनियम, ठीक है, 3 क्लोरीन, ये कार्बन जो है, ये कार्बन इस पाई बॉन्ड को, इस मेटल को डोनेट करेगा और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा, इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस कार्बन पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, और CH3। अब इसके साथ जो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। अब अगर मैं टाइटेनियम और इथाइल ग्रुप की पोलैरिटी मैंने पहले भी डिस्कस की है कि ये कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब दिस पार्शियली नेगेटिवली चार्ज कार्बन ऑफ इथाइल ग्रुप एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्टार्ट्स अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब जब ये नया बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बनना स्टार्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टेंटली एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है कि जिसमें क्या हुआ कि ये कार्बन इस पाई बॉन्ड को, इस टाइटेनियम को डोनेट करेगा, डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो इसलिए हम इसे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अब ये कार्बन जब इसको डोनेट करेगा, इसके साथ नया बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड था ये टूटना स्टार्ट होगा। जैसे ही डबल बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दिस और इथाइल और टाइटेनियम का बॉन्ड पहले ही पोलर है क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान एक नया बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये नया बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, इथाइल और टाइटेनियम का ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है, कौन सा, मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स, मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन अगर आप रिवाइज करें तो ये वही उसका इनिशिएशन स्टेप है कि इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन मोनोमर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था। अब जब दूसरा मोनोमर इसके पास आएगा, मोनोमर के आने से पहले इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। वो किस तरीके से होगी, हमारे पास रिजल्टेंट जो कंपाउंड आएगा वो कैसे आएगा, ये देखें, टाइटेनियम, इसके साथ ये 3 क्लोरीन एटम, ठीक है, ये चौथा क्लोरीन। अब ये कार्बन और टाइटेनियम के दरमियान जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे CH2, क्लियर होगी बात। ये सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH के साथ इथाइल का बॉन्ड बनेगा, तो ये इथाइल, उसके बाद CH के बाद हमारे पास क्या आ गया, CH3। अब क्योंकि यहाँ से इथाइल ग्रुप जो है वो टूट चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नया वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या हो गया, रीजनरेट। अब क्या होगा, नया मोनोमर मॉलिक्यूल आएगा, कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH,
और CH3। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये पाई बॉन्ड है, दिस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस वैकेंट डी ऑर्बिटल, कि इसमें जो प्रोपगेशन है उसका में खास किरदार एक तो टाइटेनियम और कार्बन के एक्टिव बॉन्ड का है ही सही, क्योंकि आप देखेंगे कि मोनोमर सारे इसी कार्बन और टाइटेनियम के बॉन्ड में इंसर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इट आल्सो प्लेज अ रोल इन द अट्रैक्शन ऑफ दिस पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द टाइटेनियम। तो जब ये पाई बॉन्ड जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो सिमिलरली जैसे इसने पहले यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरेट होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारे पास टाइटेनियम, ठीक है, ये 3 इसके क्लोरीन एटम, ये चौथा क्लोरीन। अब ये कार्बन जो है इसके साथ क्या करेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल की जगह कार्बन जो है इस पाई बॉन्ड को इसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। अब इस कार्बन के साथ जो ये CH और दूसरा बॉन्ड जो है वो क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद CH3, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे क्या था, CH2। अब कार्बन और टाइटेनियम के बॉन्ड की वही पोलैरिटी है, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इनके दरमियान एक नया बॉन्ड बनना, जैसे इसमें और इसमें बनना स्टार्ट हुआ था, तो इसी तरीके से इस कार्बन और इस कार्बन में एक नया बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास CH2 के साथ CH, ET और CH3। अब हमारे पास जो है एक नया कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया। अब जब देखें कार्बन इसको ये पाई बॉन्ड इसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये टाइटेनियम और कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ये टूटना स्टार्ट होगा और जो है अब हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरेट हो चुका है। अब जब नेक्स्ट मोनोमर पास आएगा तो उससे पहले इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड जो है ब्रेकिंग वो क्या हो जाएगी, मुकम्मल होगी। कैसे, हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड कुछ इस तरीके से आएगा, ये हमारे पास टाइटेनियम, ये इसके 3 क्लोरीन, ये चौथा क्लोरीन। अब कार्बन और टाइटेनियम के दरमियान एक नया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड CH हो गया, क्लियर, और उसके साथ CH3। अब इस CH और कार्बन का बॉन्ड बनेगा और ये टाइटेनियम और कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस CH के साथ कौन आके अटैच होगा, CH2, फिर CH, फिर CH3 और यहाँ पे इसके साथ इथाइल ग्रुप। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास अब क्या है, एक नया, और क्योंकि यहाँ से कार्बन और टाइटेनियम का बॉन्ड टूटा है तो हमारे पास यहाँ पे एक नया वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो जनरेट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब जब नेक्स्ट मोनोमर आएगा तो डियर स्टूडेंट्स वो इस उसका पाई बॉन्ड इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाएगा और CH ग्रुप जो है वो इस CH2 के साथ नया बॉन्ड बनाने के स्टार्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर वो मोनोमर जो है इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब खास बात आपने ये देखनी है कि पहले जब मोनोमर आया वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पे था, मोनोमर इधर ऐड हुआ। दूसरा मोनोमर जब आया वैकेंट डी ऑर्बिटल इधर था, मोनोमर यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक होगी बात। तीसरा मोनोमर जब आया तो वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ ओरिजिनेट हुआ और मोनोमर जो है वो यहाँ पे ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वैकेंट डी ऑर्बिटल अल्टरनेट पोजीशंस पे आ रहा है, पहले इस साइड पे, फिर इस साइड पे, फिर इस साइड पे, नेक्स्ट जब मोनोमर ऐड होगा फिर ऊपर वाली साइड पे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जिगलर-नाटा कैटालिस्ट है, ये स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर बनाता है और सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर की एग्जांपल हमने स्टार्ट की हुई है पॉलीप्रोपाइलीन। तो अब क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल अल्टरनेट पोजीशंस पे आ रहा है तो इस तरीके से मोनोमर्स जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे ऐड होंगे तो उनके ग्रुप्स की जो ओरिएंटेशन है वो क्या हो जाएगी, अल्टरनेट। एंड अल्टरनेट पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन द सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर। तो इस तरीके से जिगलर-नाटा कैटालिस्ट जो है वो एक सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने इनिशिएशन पढ़ ली, प्रोपगेशन पढ़ ली। अब हमारे पास जिगलर-नाटा कैटालिस्ट या मैकेनिज्म का हमारे पास थर्ड और लास्ट स्टेप है कि टर्मिनेशन, कि हमारे पास जो पॉलीमर चेन ग्रो करवाई है अगर वो हमारी जो डिजायर्ड लेंथ तक है वो तक पहुंच चुकी है तो हमने उसको टर्मिनेट कैसे करवाना है। तो टर्मिनेशन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय एन एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है, यानी आप कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड डालकर आप इस चेन की जो क्या है टर्मिनेशन करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चेन है एम्प्टी CH2 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 N और यहाँ पर जो है इथाइल, ठीक है। वो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में अभी हमने पढ़ा है कि इथाइल और जो मेटल का बॉन्ड है ये एक्टिव सेंटर के तौर पे काम करता है और मोनोमर्स इसके अंदर इंसर्ट होते जाते हैं। अब अगर मैं ये हमारे पास एक पॉलीमर चेन है, इसके अंदर अगर मैं कोई कंपाउंड डाल दूं एक्टिव हाइड्रोजन वाला ETH, एक्सपोजिव मेरे पास है, तो क्या होगा कि ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड इस हाइड्रोजन को इस CH2 को डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद क्या होगा
ये CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, और चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। अभी आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये मेटल और CH2 का बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो भी हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था कि दिस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज एक्चुअली एक्टिव सेंटर, कि जो मोनोमर्स आते हैं वो इस बॉन्ड पे, इस मेटल पे अटैक करते हैं, इसके साथ नया बॉन्ड बनाते हैं और ये CH2 अपना बॉन्ड तोड़ देता है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ही खत्म कर दूं, यानी CH2 को CH3 में कन्वर्ट कर दूं, यानी एक्टिव सेंटर को ही डीएक्टिवेट कर दूं, तो हमारे पास नया मोनोमर ऐड ही नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड डाला, उसने हाइड्रोजन इसको शिफ्ट किया, जिसके नतीजे में इथाइल और मेटल का बॉन्ड बन गया, इथाइल और मेटल, प्लस ये CH2 अब किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में, आगे CH2 और हमारे पास कंटीन्यूअस वो चेन। अब ये चेन जो है ये क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। तो आप कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड डाल के चेन की टर्मिनेशन कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस जो है हमारे पास वो है बाय इंटरनल ट्रांसफर, बाय इंटरनल स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर। इसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास ये चेन है एम्प्टी, CH2 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 N और AT। अब हमारे पास ये जो कार्बन है CH2 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंटरनल ट्रांसफर में ये होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, जो एक्टिव सेंटर के तौर पे काम कर रहा है, इस कार्बन को शिफ्ट कर दिया जाता है और इस बॉन्ड को क्या है जी, तोड़ दिया जाता है। जिसके नतीजे में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये मेटल के पास जाएगी और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास जो है एक डबल बॉन्ड बनेगा, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे जो है वो कंटिन्यूस जो हमारे पास चेन। तो ये क्या हुआ कि हमने CH2 को CH3 में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी CH2 के साथ हमने जो है इस बॉन्ड को शिफ्ट करवा के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और अब ये एक्टिव सेंटर जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो आप इस तरीके से भी चेन को जो है टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये था जिगलर-नाटा कैटालिस्ट कि हमने देखा कि किस तरीके से हम जिगलर-नाटा कैटालिस्ट को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स जो हैं वो बना सकते हैं। और सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स की इस्तेमालात किस कदर ज्यादा है वो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया। तो ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से देखा जाए तो एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पीपीएससी में, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, और जो मैकेनिज्म्स हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के खास तौर पे जो मैंने आपको तीनों पढ़ाए हैं, पहला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा एनायनिक और केटायनिक, और तीसरा आज हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के साथ साथ एग्जांपल में हमने जिगलर-नाटा कैटालिस्ट पढ़ा। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं और इनमें से अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।